हेलो बच्चों, वेलकम टू TSF क्लास। आज हम लोग फिर अपने हिस्ट्री सेगमेंट का एक टॉपिक है उसी चैप्टर का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज़ ऑफ द नेशन। यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और उसमें जो नेशन के आइडियाज़ थे वो कहाँ से निकल के आ रहे थे। तो देखिएगा, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। कह रहा है कि जो नेशनलिज्म की भावना थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही यानी 1789 से ही निकल के आ रही थी। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। कह रहा है जो फ्रांस है वो उस समय क्या था कि एब्सोल्यूट मोनार्क था, वहाँ पे राजा का शासन चल रहा था। टेरिटोरियल स्टेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक्स रीजन में, ये कोई रीजन है, उसमें कोई पर्सन जो है शासन कर रहा है, कोई व्यक्ति शासन कर रहा है, और ये वाला बगल वाला उसका क्षेत्र, अगर इसको ये मिलाएगा तो वो भी, अगर इसका नाम कोई है एक्स तो वो भी उसी टेरिटरी का कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये इसके द्वारा कब्जा किया हुआ है, तो इसी को टेरिटरी बोलते थे। टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि उस समय क्या था, मोनार्की शासन कर रही थी वहाँ पे। ठीक है, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम विद द wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। अब इसमें होता क्या है कि जो सॉवरेनिटी थी, जो पावर था, वो कहाँ से, मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन के पास चला आया था। तो होता ये है कि मान लीजिए कि अब हमारे क्या है, लोगों के पास क्या है, कॉमन पीपल जो सिटीजन है फ्रांस के, उनके पास पावर आ गया। ठीक है, अब क्या था कि the revolutionaries proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। अब क्या था कि जो डेस्टिनी, जो भविष्य था, जो भाग्य था उसका फ्रांस का, वो लोगों के हाथों में था। कॉमन पीपल जो थे उनके पास पावर आ गया था, लेकिन जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो अभी डेवलप नहीं हुई थी। उसके लिए जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लिए थे, उस स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फ्रॉम द बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बोल रहा है अमॉन्ग फ्रेंच पीपल, जो फ्रेंच पीपल थे उनके अंदर देश में, अपने जो फ्रांस है उसमें एकजुटता की भावना, कब नेशनलिज्म की भावना, या फिर अपने आप को कनेक्ट करना देश से, कंट्री से। ठीक है, तो वो वाली भावना कब आई, जब जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लिए, तो उसको हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब इसमें देखिएगा कह रहा है द आइडियाज़ ऑफ ला पैत्रे, यानी कि ला पैत्रे मतलब क्या है, द फादरलैंड। अब जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग इंडिया में भारत माता बुलाते हैं, भारत माता से पुकारते हैं, तो सेल्फ कनेक्टेड फील करने के लिए वहाँ पे द फादरलैंड यानी कि पितृभूमि से वो लोगों को जोड़ा जाता था। ठीक है, जोड़ा गया उस समय। ले सिटिजन यानी क्या, द सिटीजन, यानी कि फ्रांस में जितने भी लोग रहते हैं उनको बोला जा रहा कि हम सब क्या है, फ्रांस के नागरिक हैं। ठीक है, तो उसी को, ताकि सब लोग क्या है, अपने आप को एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो लोगों के अंदर डेवलप हो पाए। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सब कोई क्या करे, इक्वल राइट्स एंजॉय करे, यानी कि सभी लोग क्या हो, बराबर हो, सारे सिटीजन जो है। अब कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी पहले जो फ्रांस में जो बताई जा रही हैं, तो सबको क्या हो, इक्वल राइट्स सबको मिले। ठीक है, तो उसको यहाँ बोला गया, देखिए यहाँ पे लिखा है इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है, एक नया झंडा बनाया गया फ्रांस का, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर, 3 कलर का था। ठीक है, was chosen to replace the formal royal standard, यानी कि जो मोनार्क जब शासन करता था तो उसका जो झंडा था उसको रिप्लेस कर दिया गया। राजध्वज बोलते थे उसको हिंदी में। राजध्वज की जगह पे क्या है, अब पूरे नेशन का एक अलग से फ्लैग बनाया गया। ठीक है, तो जब भी फ्लैग को लोग देखते हैं तो क्या है, कनेक्टेड फील करते हैं, एक प्राउड वाली फीलिंग आती है, हम भी क्या है, अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसी तरीके से फ्रेंच फ्लैग एक नया बनाया गया जो कि क्या, पूरे फ्रांस में पूरे नेशन को डिनोट करता था। ठीक है, वाज टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि जो रॉयल स्टैंडर्ड यानी मोनार्क का जो झंडा था उसको रिप्लेस कर दिया गया पूरी तरीके से। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब जो स्टेट जनरल था उसको नेशनल असेंबली नाम रख के कन्वर्ट कर दिया गया, और वो लोग क्या है,
एक्टिव सिटीजन के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। अब एक्टिव सिटीजन कौन होते थे? जिनको वोटिंग राइट्स थे, ठीक है, तो वही एक्टिव सिटीजन कहलाते थे। कह रहा है न्यू हैंड्स वेयर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अब नेशन के नाम पे सारे भी जितने भी शहीद थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जिन्होंने अपने आप को शहीद हो गए थे, ठीक है, उनका गुणगान किया गया, उनको सलामी दी गई, याद किया गया, ठीक है, राष्ट्र के नाम पे। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। अब कह रहा है कि टेरिटरी में जितने भी लोग थे सबके लिए क्या है, सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉज बनाने के लिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, जो कि सबके जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए, सबके लिए क्या हो, सारे सिटीजन के लिए एक लॉ बना सके जिसको सारे लोग क्या है, फॉलो करेंगे। कह रहा है एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। अब होता ये है कि कई सारे, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक वो लिया, ठीक है, एक क्षेत्र लिया। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ऐसे 3-4 भाग बटे हुए हैं उसके, यहाँ पे मेजरमेंट का, जैसे मान लीजिए 1 किलो का 800 ग्राम लिया जा रहा है, यहाँ पे 500 ग्राम लिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ और लिया जा रहा है, तो उससे क्या है कि ट्रेड में भी बहुत सारे इशू हो सकते थे, ट्रेड में होते भी थे उस समय इशू। तो उसके लिए एक क्या किया गया, सेंट्रल तरीके से पूरे टेरिटरी में, पूरे फ्रांस में एक वेट एंड मेजर जो है, सेंट्रल वेट एंड मेजर सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया, ठीक है। Regional dialects were discouraged and France, as it was spoken and written in Paris, become the common language of the nation। कह रहा है कि जो रीजनल, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको सबको हटा दिया गया, ठीक है, बैन कर दिया गया। और क्या था कि जो फ्रांस था, जो कि पेरिस में बोला जाता था और लिखा जाता था, उसको क्या है, कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बनाया जाता, पूरे नेशन का एक कॉमन लैंग्वेज उसको बना दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जब 1789 में फ्रांस रिवॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद से ये लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों को सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए। फिर इसके बाद रिवॉल्यूशनरीज क्या कह रहे हैं, द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म, इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल यूरोप टू बिकम नेशन। अब ये क्या कह रहे हैं कि यूरोप के जो अलग अलग और भी कंट्री हैं उनको भी ये लोग क्या है, मोनार्क से आज़ाद कराना चाहते थे, यानी कि स्टेट, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। तो वो कह रहे हैं कि अब इनकी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें कि जितने भी और अदर कंट्रीज़ हैं उनमें भी जाएं और नेशन, जो नेशन स्टेट है उसके आइडियाज़ को क्या करें, स्प्रेड करें। कह रहे व्हेन द न्यूज़ एंड इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स of educated middle class began setting up जैकोबिन क्लब। क्लास 9th में भी इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब था जो कि बनाया जाता था, जो पहले फ्रांस में बनाया जाता था, वो अलग अलग कंट्रीज़ में क्या है, अलग अलग सिटीज़ में भी बनाया जाने लगा। अब क्या होता है कि जैकोबिन क्लब्स जो है वो मोनार्क को क्या करता था, मोनार्क से आज़ादी लोगों को दिलाने में हेल्प करता था, ठीक है। उसका सिर्फ एम यही था कि जो भी कंट्री हैं, जो भी कंट्री ऐसी हैं जो क्या है, जिस पे मोनार्क शासन कर रहा है, ठीक है, तो उसको वो लोग आज़ाद कराना चाहते हैं। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच इटली इन द 1790s। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज वार, द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडियाज़ ऑफ नेशन अब्रॉड। अब जो था फ्रेंच आर्मी, ये जितने भी कंट्री लिखी हुई है इन सब में जाते हैं और जो नेशन के आइडियाज़ हैं, नेशनलिज्म के, उन सब को स्प्रेड करते हैं सारे जगह पे। फिर क्या होता है कि विद इन द आइडियाज़, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म। अब होती है फ्रांस में 1789 से 1799 तक फ्रांस में अलग अलग शासन चलते हैं। उसके बाद से पावर में आते हैं नेपोलियन, ठीक है। अब नेपोलियन जो है 1804 में अपने आप को क्या करते हैं, सम्राट, किंग घोषित करते हैं, ठीक है। अब फ्रांस जो मोनार्क से डेमोक्रेसी की तरफ गया था, फिर डेमोक्रेसी से मोनार्क की तरफ शिफ्ट करेगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस थ्रू रिटर्न टू मोनार्की। Napoleon had no doubt destroyed democracy in France
इसमें कोई शक नहीं है कि नेपोलियन ने क्या किया था, डेमोक्रेसी को फिर डिस्ट्रॉय किया, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम। अब कुछ नेपोलियन ने कुछ अलग से रूल्स बनाए थे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या है, नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, ठीक है। ये नेपोलियन कोड ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग द सिविल कोड ऑफ 1804, जो नेपोलियन के द्वारा कुछ सुधार किए गए थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिड वे द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, कह रहा है कि जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे पहले बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पे, उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया, हटाया गया। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सारे लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी भी खरीदने का लोगों को अधिकार मिला। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। इन द डच रिपब्लिक, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। कह रहा है कि नेपोलियन जो है, जो भी बंधुआ मजदूरी इस तरह की चीज़ें होती थी, जो फ्यूडल लॉर्ड होता था, उसके द्वारा क्या है कि एक क्षेत्र पे जो पीजेंट्स होते थे उनसे क्या कराते थे कि लैंड का तो काम कराते ही थे, फिर उससे बाकी और भी जितने काम होते थे, जो पर्सनल काम हुए और भी जितने भी इससे रिलेटेड काम होते थे, वो सब उनसे कराते थे। बाउंडेड लेबर बोलते थे उनको। तो उससे भी क्या हुआ कि उनको आज़ादी मिली, ठीक है। अब ये चीज़ें होने के बाद से लोगों को लगा कि कितना बढ़िया, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, नेपोलियन लोगों को बहुत पसंद आ रहा था उस समय, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि नेपोलियन ने कुछ वो लगाने शुरू कर दिए, कुछ और नियम लगाए, जो कि क्या था, जैसे देखिएगा यहाँ पे, इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जो सर्फडम था उसको भी वो किया, इन्होंने रिमूव किया, ठीक है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ये एरिया है, इसमें अलग अलग व्यापारी जो है वे अपना ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें नियम ये होता था कि कोई भी नया जो व्यापारी है इसमें एंट्री नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने, अब इसमें होता क्या है कि कोई भी अगर नया व्यापारी है जो कि चाहता है इसमें जाके व्यापार करना, अपना ट्रेड करना, तो वो नहीं कर पाता था। तो उसको उन्होंने, इसी को गिल्ड रिस्ट्रिक्शन बोला गया, उसको भी रिमूव किया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो है, जितने बिजनेसमैन थे कह रहे हैं कि enjoyed a new found freedom, businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measure and a common national currency would facilitate the movement and exchange of good and capital from one region to another। अब कह रहे हैं कि जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन थे उन लोग के लिए ये क्या था, अच्छा हो गया था, स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना, गुड्स का क्या करना, ट्रेड वगैरह करना, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना, जैसे मान लीजिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता था उसको बेहतर बनाया गया, ठीक है। हाउएवर इन द एरियाज कंक्वेर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फ्रेंच rule were mixed initially in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Milan, Bursa, France. Hostility, it became the clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। अब ये क्या था, कुछ वहाँ पे इसके नेपोलियन ने जो अपने सुधार बनाए थे, ठीक है, जिसको नेपोलियन कोड बोलते हैं, उसमें अब क्या था देखिएगा, यहाँ पे नीचे दिया गया है कि धीरे धीरे क्या था, टैक्सेशन इम्प्रूव कर दिया गया, सेंसरशिप लगाया गया। सेंसरशिप क्या होता है कि अब नेपोलियन ने सेंसरशिप लगाई, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमको क्या है, न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ छपवानी है तो वो नेपोलियन के आंखों के सामने से होके जानी चाहिए, ठीक है। और क्या था, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन into the French army is required to conquer the rest of Europe, all seem to overweight the advantage of administrative changes। अब इसमें ये भी था कि फ्रेंच आर्मी जो थी वो लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में शामिल होने के लिए लोगों को बोला जा रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लोगों को जो नीचे हुई हैं, जो और भी चेंजेज हुए हैं, जो उस पर ब्रेक लगा रहा था, फ्रीडम को रोक रहा था, वो लोगों को पसंद नहीं आए। और उसके बाद से क्या होता है, 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जिसमें नेपोलियन का अंत हो जाता है। ये पूरा जो 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, उसमें फर्स्ट टॉपिक ये था कि जो आइडियाज़ ऑफ द नेशन था वो कहाँ से जनरेट हुआ, और दूसरा टॉपिक था हमारा जो नेपोलियन कोड था, उसको हम लोगों ने पढ़ा, जो 1804 में लागू किया गया था, ठीक है।
इतना पढ़ने के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वो कौन सा है? वो टॉपिक ये है कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म कैसे यूरोप में डेवलप हुआ था उसको भी हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।